हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं NTA UGC नेट JRF 2024 और 25 के लिए पेपर फर्स्ट, जो हम एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं JRF टारगेट सीरीज, जिसमें हम 500 प्लस प्रश्न सॉल्व करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहुत हेल्प मिलेगी और ये क्लास 1 है। तो साथियों, क्लास को पूरा देखिएगा, सभी प्रश्नों को सॉल्व करिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। साथ ही क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मोटिवेशन थॉट है, सफलता की सीढ़ी में पहला कदम खुद पर विश्वास करना है, दूसरा कदम कठिन परिश्रम करना है और तीसरा कदम कभी हार ना मानना है। राइट? तो पहला कदम है खुद पर विश्वास करना कि हाँ, हम कर सकते हैं। राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है PYMCQs लिए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। आप भी इनका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है, स्मृति मेमोरी, जो 3 मेमोरी हैं, 3 मेमोरीज जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आती हैं, कौन कौन सी 3 मेमोरी हैं? पहली तो एक तो स्मृति मेमोरी हो गई, अवबोध, ठीक है, और आपका देखिए स्मृति और अवबोध और विमर्श। स्मृति, अवबोध, विमर्श। स्मृति में क्या है? चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, फिर भी रट रहे हैं। अवबोध में क्या है? चीज़ें पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, और रट भी रहे हैं। विमर्श में क्या है? जो पढ़ा है, रटा है, समझा है, उस पर विमर्श कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओह सॉरी। तो प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न है, ध्यान से पढ़िएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि एवरी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। स्मृति मेमोरी जो है आपकी, में संग्रहित सूचना का वह संगठित समूह जो नई सूचना को व्याख्यायित, संग्रहित एवं स्मरण करने के तरीके को अभिनत करता है, क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर पढ़ूंगी, सेकेंड ऑप्शन स्कीमा। इसको स्कीमा कहते हैं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप चाहें तो इंग्लिश का क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं, बट मैं हिंदी क्वेश्चन ही पढ़ूंगी। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी टीचिंग से ही है, PYMCQs है, अभी ये 2023 का ही है, हाल का ही क्वेश्चन पेपर है। शिक्षण एवं अधिगम के शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक हैं? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन A और D। शिक्षण एवं अधिगम के, शिक्षण एवं अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के निम्नलिखित कौन से घटक हैं? पहला तो हो जाएगा उद्देश्य संरूपण और D हो जाएगा मूल्यांकन युक्तियों का चयन। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़। प्रश्न हमारा है जो आपके असर्शन रीजन वाले प्रश्न होते हैं, कथन है ये। शिक्षण केंद्रित अधिगम में शिक्षक परंपरागत निर्णय भूमिका को छोड़ देता है और एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्णन करता है, जो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस करता है। ठीक है, भावनाओं पर फोकस करता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तदनुभूति संप्रेषण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसे ही समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा, प्रश्न नंबर है 402, इसका सही जवाब हो जाएगा
डी ऑप्शन। ये तो गलत हो गया, ये सही होगा। यहाँ पे क्या कहा गया, एक सुविधा प्रदाता की भूमिका का वर्णन करता है जो विद्यार्थियों की भावनाओं पर फोकस करता है। भाई भावनाओं, फीलिंग्स पर क्यों फोकस करेगा, राइट। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में शिक्षक तदनुभूति संप्रेषण का वातावरण सृजित करते हुए विश्व को जैसे इसे विद्यार्थी समझते हैं वैसा ही समझने का प्रयास करता है। तो ये सही है। कथन एक असत्य हो जाएगा, लेकिन कथन दो असत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न इस समय बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। प्रश्न है आपका, समस्याओं अथवा प्रश्नों के प्रति असामान्य फिर भी उपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता क्षमता को अवसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। कथन दो है, ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता क्षमता जो कि मुख्यतया ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होती है उसे अवसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। उल्टा कर दिया है, समस्याओं अथवा प्रश्नों के प्रति असामान्य फिर भी उपयुक्त अनुक्रियाओं को जनित करने की योग्यता को अपसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। ऐसी अनुक्रियाओं को उत्पन्न करने की योग्यता जो कि मुख्यतया ज्ञान एवं तर्क पर आधारित होती हैं उसे अविसारी चिंतन के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन असत्य हैं क्योंकि उन्होंने उल्टा करके क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, जो इसमें जोड़ना था वो इसमें कर दिया, अविसारी और अपसारी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। आई होप क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, सॉल्व करा रहे हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, हाल का ही है, तो घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पेपर फर्स्ट के ऐसे प्रश्न बनते हैं। 404 नंबर प्रश्न है, कोई भी परीक्षण विद्यार्थियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता। कारण है, परीक्षण केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का एक लघु प्रतिदर्श होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सही हैं, ए और आर सत्य हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है कि कोई भी परीक्षण विद्यार्थियों की योग्यता एवं कौशल की पूर्ण यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत नहीं करता है। बिल्कुल सही है। परीक्षण केवल किसी विद्यार्थी के प्रदर्शन का एक लघु प्रतिदर्श होता है। जब किसी विद्यार्थी का टेस्ट होता है तो वो उसी समय का प्रदर्शन है ना। कोई विद्यार्थी उस समय फेल हो गया इसका मतलब वो नहीं, ये ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी में फेल ही हो रहा है ना। उस समय कोई भी परिस्थिति हो सकती है, किसी परिस्थिति के कारण वो फेल हो सकता है ना। तो यहाँ पे दोनों ही सत्य हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करिएगा। 405 नंबर प्रश्न देखिएगा। 405 नंबर प्रश्न है, उस ज्ञान मीमांसीय अवस्थिति का संकेत निम्न में से किसकी ओर है जो प्राकृतिक विज्ञान की विधियों के सामाजिक यथार्थ के अध्ययन और आगे पर अनुप्रयोग करने की पैरवी करता है। तो यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान से संबंधित है प्रत्यक्षवाद, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक यथार्थ से संबंधित है प्रत्यक्षवाद। ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक यथार्थ, प्रत्यक्षवाद। आ गया है रिसर्च का प्रश्न। ठीक है, रिसर्च का प्रश्न है, मात्रात्मक व गुणात्मक शोध, मात्रात्मक और गुणात्मक शोध के बीच की समानताओं की पहचान कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मात्रात्मक व गुणात्मक शोध के बीच की समानताओं की पहचान करनी है, कौन कौन से सही है। तो 4 ऑप्शन सही जवाब है, ए बी ई, ए बी ई। दोनों का सरोकार दत्त डेटा न्यूनीकरण से है, दोनों का सरोकार दत्त में विचरण से है, दोनों का सरोकार शोध प्रश्नों के उत्तर देने से है। ए वी ई सही जवाब होगा। बाकी दोनों संदर्भगत बोध पर बल देते हैं, दोनों सामान्यीकरण पर बल देते हैं, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डी जहाँ पे होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपको ऐसे प्रश्न में एक भी ऑप्शन सही से पता है तो आप सही जवाब दे पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही सीरियसली चीज़ें देखनी होंगी। चलिए 7 नंबर प्रश्न, साहित्य समीक्षा लेखन के सही कारणों की पहचान कीजिए। सही जवाब होगा 4 ऑप्शन ABCD। सही उत्तर का चयन कीजिए, सही हैं सभी। साहित्य समीक्षा लेखन के सही कारणों की पहचान कीजिए। आपको अपने शोध क्षेत्र से संबंधित वह जानने की आवश्यकता है जो पहले से ज्ञात है। यह आपको विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में सहायक हो सकता है। यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में सहायता करेगा। यह आपके लिए आगे और शोध प्रश्नों का सुझाव दे सकता है। साहित्य समीक्षा, जब आप साहित्य की समीक्षा करेंगे तो इतने लाभ आपको मिल सकते हैं। आपको अपने शोध क्षेत्र से संबंधित वह जानने की आवश्यकता है जो पहले से ज्ञात है। जो चीज़ें आपको पता है उनको और अधिक जानने की आवश्यकता है। यह आपको विश्लेषणात्मक ढांचा विकसित करने में सहायक हो सकता है। यह आपके निष्कर्षों की व्याख्या में सहायता करेगा। यह आपके लिए आगे और शोध प्रश्नों का सुझाव दे सकता है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। इस टॉपिक में आपको टॉपिक प्रोवाइड करा रही हूँ, आप इन टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उन प्रतिचयन मुद्दों की पहचान कीजिए। ये भी आपका शोध से ही प्रश्न है, ठीक है, रिसर्च से ही प्रश्न है। उन प्रतिचयन मुद्दों की पहचान कीजिए जो ऑनलाइन सर्वेक्षणों के लिए समस्यापूर्ण है। इसका भी 4 ऑप्शन सही जवाब होगा ACD। चाहें तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है समस्यापूर्ण है, अनेक व्यक्ति एक से अधिक इंटरनेट सेवा प्रदाताओं का प्रयोग करते हैं। एक परिवार में एक कंप्यूटर परंतु अनेक प्रयोक्ता हो सकते हैं। इंटरनेट प्रयोक्ता जनसंख्या का अभिन्न प्रतिदर्श होता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये आपका ICT से प्रश्न आ चुका है। निम्न में से कौन दत्त डेटा विश्लेषण हेतु मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर है? तो मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, ओपन रिसोर्स। ओके, तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन R सही जवाब होगा। अब आपको SPSS क्या है, MATLB क्या है, MINITAB क्या है, ये सब पढ़ना होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न, जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब 3rd ऑप्शन निर्देशात्मक कार्य। जब संचार का प्राथमिक कार्य नई सूचना प्रेषित करना हो तो उसे निर्देशात्मक कार्य कहा जाएगा। ठीक है, संवाद के 4 सूत्रों में से एक मात्रात्मक सूत्र निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रा को प्रतिबिंबित करता है? मात्रात्मक सूत्र, 4 ऑप्शन सूचना। संवाद के 4 सूत्रों में से एक मात्रात्मक सूत्र निम्नलिखित में से किसकी सही मात्रा को प्रतिबिंबित करता है? 4 ऑप्शन सूचना को। और मैंने गूगल से इसको डाउनलोड किया है। निम्नलिखित में से कौन से संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार में अर्थ का निर्धारित करते हैं? बारह नंबर प्रश्न है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा 1st ऑप्शन ABC। संदर्भात्मक कारण संचार व्यवहार में अर्थ का निर्धारण करते हैं। A, B और C शारीरिक स्थिति, प्रतिभागी और पूर्वगामी घटनाएं। ओके, नोट डाउन कर सकते हैं इसको भी। 13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से संचार में समीप विद्या के क्षेत्र से संबंधित हैं? समीप विद्या, B ऑप्शन BCD। भीड़ भाड़,
प्रादेशीयता और व्यक्तिगत क्षेत्र। सही जवाब होगा समीप विद्या के क्षेत्र से संबंधित है। भीड़ भाड़ होगी, प्रादेशीयता होगी, व्यक्तिगत क्षेत्र होगा। हमारा अगला प्रश्न जो है 14 नंबर प्रश्न में बौद्ध धर्म के अनुसार भाषाई संचार का प्रयोग नैतिक सोच को अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए और इसका रीजन है बौद्धों द्वारा समालोचनात्मक आत्मावलोकन को अंतःवैयक्तिक संचार के हिस्से के रूप में वरीयता नहीं दी जाती है। यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। कथन एक सत्य है लेकिन दो जो है असत्य है, क्योंकि बौद्धों द्वारा समालोचनात्मक, क्योंकि बौद्ध जो थे वो तो ध्यान में ही रहते थे, तो आत्मा अवलोकन ही कर रहे थे, अंतःवैयक्तिक संचार ही कर रहे थे, वो तो स्वयं से ही कनेक्ट हो रहे थे, तो वरीयता क्यों नहीं दी जाएगी। बौद्ध जो थे, भगवान बुद्ध जो थे वो तो ध्यान में ही रहते थे, आत्मा अवलोकन ही करते थे, अंतःवैयक्तिक संचार ही करते थे, तो वहाँ तो वरीयता दी जाती है ध्यान को, है ना। जब आप ध्यान करते हैं तो वो आत्मा अवलोकन होता है, अंतःवैयक्तिक संचार होता है, ना कि अंतर्वैयक्तिक, है ना। तो उसमें वरीयता दी जाती है, तो इसलिए ये तो आसानी से हम सही गैस कर सकते हैं कि सही है या गलत है। तो ये असत्य कर दिया इन्होंने, ये सही है कि बौद्ध धर्म के अनुसार भाषाई संचार का प्रयोग नैतिक सोच को अंगीकार करने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सही है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है रीजनिंग से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये प्रश्न तो 100% आना ही है, 100%। ठीक है। विरोध वर्ग के अनुसार निम्न में से कौन से तर्क वाक्य इस प्रकार संबंधित हैं कि यदि उनमें से एक सत्य है तो दूसरा अवश्य असत्य होगा और विलोमता होगा। तो सही का गलत, सभी का कोई नहीं होगा। विलोम जब आप सॉल्व करते हैं तो सभी का कोई नहीं होगा, सही का गलत हो जाएगा। तो सभी स्तनधारी मेरुदंड होते हैं का हो जाएगा, कोई भी स्तनधारी मेरुदंडी नहीं होता है। तो ए और बी सही होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा एक सत्य है तो दूसरा अवश्य ही असत्य होगा कि सभी स्तनधारी मेरुदंडी होते हैं। तो फिर कहना पड़ेगा कि असत्य में और विलोम में कहना पड़ेगा कि कोई भी स्तनधारी मेरुदंडी नहीं होता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आप सभी को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी क्विज़ेस मिल रही हैं, तो आप लोग क्विज़ को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया क्लास को देखने के लिए।